हम लोग साइंस सब्जेक्ट के पहला चैप्टर कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम कोशिका की बात करें, सेल की बात करें, तो सेल है क्या, कोशिका है क्या, व्हाट इज सेल, व्हाट इज सेल, आखिर सेल है क्या। तो आप जानते हैं मकान जो है, बिल्डिंग्स वगैरह ब्रिक्स का बनता है। बिल्डिंग किसका बनता है, बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड ब्रिक्स। आपने देखा होगा कि बिल्डिंग बनाते समय क्या करता है, राजमिस्त्री जो होता है ईंट पर ईंट जोड़ के दीवार खड़ा करता है। यानी बिल्डिंग जो बना है दीवालों का बना है। बिल्डिंग किसके बने हैं, दीवाल के बने हैं, और ये जो दीवाल हैं वो ईंट के बने हैं। और कई यानी कि कहने इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बिल्डिंग बहुत ही छोटा यूनिट का बना है, जिसे हम ब्रिक्स कहते हैं, ईंट कहते हैं। लाइकवाइज अगर हम बात करें, जो कपड़ा हमने पहना है वो कपड़ा जो है ये भी एक छोटा छोटा यूनिट का बना है, जिसे हम लोग थ्रेड या धागा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा जो शरीर है ये भी छोटे छोटे यूनिट्स का बना है, और इस यूनिट्स को हम कोशिका कहते हैं। और हम एक सजीव हैं। अगर हम जैसे सजीव का शरीर कोशिका के छोटे छोटे कोशिका का बना है, इसका मतलब है कि सभी सजीवों का जो शरीर है वो छोटे छोटे कोशिकाओं का बना है। तो हम कह सकते हैं कि body of all living organisms are made up of many small units called cells। यानी कि बॉडी, जो सजीव प्राणी हैं उनका जो शरीर है, बॉडी है, तो कह सकते हैं कि जो सजीव प्राणी है उनका जो शरीर है छोटे छोटे यूनिट का बना है, जिसे हम कोशिका कहते हैं। तो अगर हम बात करें कोशिका का, तो कोशिका यानी कि चूंकि पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बना रहा है, चूंकि हम सजीवों के अंदर क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव लाइफ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है लाइफ, जीवन। लेकिन हम जानते हैं कि लाइफ का कोई अपना शेप नहीं होता, अपना आकार नहीं होता, अपना रूप स्वरूप नहीं होता। तो इस लाइफ को रूप स्वरूप या आकार जो देता है वो इसको बॉडी देता है। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का शेप उसके बॉडी से निर्धारित होता है, उसके अंदर जो लाइफ है उसका कोई शेप नहीं होता, और इस बॉडी को बनाता है सेल। तो हम कह सकते हैं कि लाइफ को एक संरचना, एक स्ट्रक्चर देने का काम सेल करता है। सो सेल गिव्स अ स्ट्रक्चर टू द लाइफ इन द फॉर्म ऑफ बॉडी। सेल गिव्स अ स्ट्रक्चर टू द लाइफ इन द फॉर्म ऑफ बॉडी। सो वी कैन से दैट सेल गिव्स अ स्ट्रक्चर टू द लाइफ, यानी जीवन को संरचना देता है कौन, सेल देता है। ठीक है, किस रूप में, इन द फॉर्म ऑफ बॉडी, इन द फॉर्म ऑफ बॉडी। देयरफॉर, इसलिए सेल इज कॉल्ड द a structural unit of life। चूंकि सेल जो है वो क्या करता है, जीवन को संरचना प्रदान करता है, एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है बॉडी के रूप में, इसीलिए सेल को जीवन का स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहा जाता है। आई थिंक यहां तक क्लियर होगा। आगे हम लोग बात करते हैं। नाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये क्या करते हैं, परफॉर्म्स मेनी फंक्शंस, बहुत सारे कार्य करते हैं। और इन कार्यों में जैसे एग्जांपल है न्यूट्रिशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह,
रेस्पिरेशन करते हैं, बहुत सारा काम है और भी बहुत सारे काम करते हैं। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे कार्य करते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आखिर काम क्यों करते, कैसे करते हैं काम? क्या इन कार्यों में कोशिका की कोई भूमिका है? तो आइए हम लोग एक एग्जाम्पल, इसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल ले, जैसे मान लीजिए हम ग्रोथ लेते हैं, वैसे सबके साथ होगा, सब में वही बात होगी, कहीं ना कहीं कोशिका किसी न किसी रूप में इन्वॉल्व रहेगी। लेकिन हम ये देखना चाह रहे हैं कि ग्रोथ में कोशिका कैसे इन्वॉल्व होती है। तो देखिए, ग्रोथ का मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स साइज एंड वेट इंक्रीजेस, यही होगा। लेकिन कैसे इंक्रीज करता है? ये तब इंक्रीज करता है जब सेल इलोंगेट होता है। सेल इलोंगेट्स तो इंक्रीज सेल साइज। सेल क्या करता है? अपना साइज बढ़ाता है, जिसके लिए वो लंबा हो जाता है। या दूसरा काम होता है, सेल डिवाइड्स टू इंक्रीज इट्स नंबर। दूसरा काम क्या करता है? यानी कि बॉडी का ऑर्गेनिज्म हो, क्या कहता है, शरीर का वृद्धि हो, और शरीर बना हुआ है सेल का, तो शरीर का ग्रोथ होने के लिए, यानी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ कब होगा? जब उसका बॉडी का आकार बढ़ेगा या वजन बढ़ेगा। और आकार वजन चूंकि बॉडी का है और बॉडी बना हुआ है कोशिका का, तो जाहिर सी बात है कोशिका भी आकार में बढ़ेगी। तो सेल पहला काम करेगा कि लंबा हो जाएगा, साइज में बढ़ जाएगा, यानी सेल साइज उसका बढ़ेगा। और दूसरा बात क्या होगा कि सेल डिवाइड भी करेगा, क्योंकि जब आकार बढ़ना है तो हो सकता है कि बॉडी का ग्रोथ ज्यादा हो और कोशिकाएं उतना ग्रो नहीं कर पाए। तो ऐसी स्थिति में कोशिकाओं की संख्या भी बढ़नी चाहिए। तो कोशिका की संख्या बढ़ाने के लिए सेल डिवाइड कर जाएगा, कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से, इसके अलावा इन दोनों प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए। तो रिक्वायर्ड एनर्जी, जो एनर्जी चाहिए, रिक्वायर्ड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी कि इन प्रक्रिया में जो ऊर्जा चाहिए वो कोशिका ही उत्पन्न करती है रेस्पिरेशन के द्वारा। यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोशिका श्वसन करेगी, रेस्पिरेशन करेगी, ग्लूकोज को जलाएगी, बर्न करेगी, ऑक्सीडाइज करेगी, ताकि एनर्जी निकले। यानी इतने सारे काम कोशिका का होने के बाद हमारा एक काम ग्रोथ हो रहा है। तो सजीवों का एक जो फंक्शन है, कई कोशिकाओं के कई फंक्शन के मिलने से बनता है। So one function of living organism is the sum of many cellular functions. So हम समझ सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कार्य जो है बहुत सारे कोशिकाओं के कार्यों से मिलकर बना है। So हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शन है वो बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से बना है, और ये यूनिट क्या है? सेलुलर फंक्शंस हैं। So living organisms got their functions as a result of the sum of many small units called cellular functions. यानी बहुत सारे सेलुलर फंक्शंस जब आपस में कंबाइन करते हैं, मिलते हैं, तो बनता है सजीव का एक फंक्शन। तो हम कह सकते हैं कि सजीवों का फंक्शनल यूनिट, यानी लाइफ जो कार्य कर रहा है, लाइफ कार्य कर रहा है मतलब सजीव कार्य कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ किसमें है? सजीवों में है। तो सजीवों का कार्य लाइफ का कार्य है। तो फंक्शन ऑफ लाइफ इज मेड अप ऑफ मेनी सेलुलर फंक्शंस। सो हम कह सकते हैं कि सेल जो है लाइफ का फंक्शनल यूनिट भी है। सो फंक्शन ऑफ लाइफ और यू कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स is the sum total of many cellular functions. So हम कह सकते हैं कि जीवन का जो कार्य है वो बहुत सारे कोशिकीय कार्यों से मिलकर बना है. Therefore, cell is the functional unit of life.
सो हमने अब तक देखा कि सेल जो है स्ट्रक्चरल यूनिट है, लाइफ है, और दूसरा हमने देखा फंक्शनल यूनिट भी है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ये भी है। और जीवन को सस्टेन करने के लिए, सरवाइव करने के लिए यही दो चीज चाहिए, जीवन को स्ट्रक्चर चाहिए और जीवन कार्यशील रहे, क्रियाशील रहे, फंक्शनल रहे, और ये दोनों काम सेल करता है। इसका मतलब सेल जो है जीवन को फाउंडेशन देता है, आधार प्रदान करता है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। इसीलिए हम सेल को जीवन का फंडामेंटल यूनिट भी कहते हैं। सो सेल गिव्स अ स्ट्रक्चर as well as function to the life, and hence acts as the fundamental requirement for the sustenance of life। यानी कि इस तरह से देखा जाए तो सेल क्या करता है, लाइफ को संरचना भी दे रहा है, उसको कार्य भी दे रहा है, क्रियाशील भी बना रहा है लाइफ को। इसीलिए हम कह सकते हैं कि लाइफ जो है कोशिका के लिए एक मौलिक आवश्यकता है, इसके बिना जीवन सस्टेन नहीं करेगा। देयरफॉर so cell is also called fundamental unit of life। so हमने अब तक पढ़ा कि कोशिका जो है स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, और तीसरा हमने पढ़ा फंडामेंटल यूनिट भी लाइफ का है। तो आगे हम लोग कोशिका को परिभाषित करने की कोशिश करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो आगे हम लोग कोशिका को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। तो सेल अगर देखा जाए तो फिजिकली अगर देखा जाए, यानी कि कैसा दिखता है, तो कोशिका जो होता है स्फेरिकल होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेज में स्फेरिकल होता है, और भी अलग प्रकार के आकार होते हैं, लेकिन अधिकांश केसेज में स्फेरिकल होता है। और इसके अंदर लिक्विड मटेरियल होता है जिसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, या इसको हम कहेंगे जीव द्रव्य। और बाहर वाला जो लेयर है इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली, या कोशिका कला भी कहा जाता है, कोशिका कला या झिल्ली, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो हम कह सकते हैं कि कोशिका एक प्रकार से, कोशिका अगर देखा जाए तो कोशिका एक प्रकार से प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य का एक टुकड़ा है जो चारों ओर से सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। सो फिजिकली वी कैन से, फिजिकली भौतिक रूप से अगर देखा जाए तो सेल इज अ पीस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, पीस ऑफ प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन। तो भौतिक रूप से अगर देखा जाए तो क्या है, अगर भौतिक रूप से देखा जाए तो कोशिका जो है एक प्रकार का, एक कहा जाए तो जीवद्रव्य का एक टुकड़ा है जो चारों ओर से कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ है। तो यहां से हम लोग कोशिका की डिफिनीशन की बात करेंगे। डेफिनेशन ऑफ सेल तो हो जाएगा अ पीस ऑफ प्रोटोप्लाज्म surrounded by the cell membrane
which acts as the structural and functional unit of structural and functional, hence, और ये चूंकि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल है इसलिए हमको फंडामेंटल भी कहेंगे, हेंस फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड अ सेल. सो सेल क्या है? प्रोटोप्लाज्म का एक छोटा सा टुकड़ा है, पीस ऑफ प्रोटोप्लाज्म है, सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ है, विच एक्ट्स एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ का ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट के रूप में काम करता है. चूंकि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है इसीलिए फंडामेंटल यूनिट भी कहलाएगा. सो दिस इज कॉल्ड सेल. तो अगर हम कोशिका के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले हमें जान लें कि कोशिका का जो इतिहास है वास्तव में माइक्रोस्कोप के विकास का यानी सूक्ष्मदर्शी के विकास का इतिहास है. क्योंकि माइक्रोस्कोप जैसे जैसे एडवांस होता गया कोशिका के बारे में हमारी सूचना भी बढ़ती गई. जैसे 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने क्या डिजाइन किया? सेल्फ डिजाइन सिंपल माइक्रोस्कोप. तो इसकी सहायता से उन्होंने क्या देखा? डेड कोशिकाओं को देखा. आगे जाकर के 1674 ईस्वी में आप देखोगे कि एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने थोड़ा सा इससे ज़्यादा क्षमता वाला सूक्ष्मदर्शी डेवलप किया और उसकी सहायता से उन्होंने लिविंग कोशिकाएं देखी. उसके बाद आगे चल करके बहुत तरह के कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुए जिससे कोशिकाओं के विभिन्न अंगों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई. लेकिन बाहर से हमने अंगों को देखा, उनके अंदर झांकने का प्रयास नहीं किया. लेकिन जैसे ही 1911 ईस्वी में क्या कहा जाता है 1911 ईस्वी में जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ तो कोशिका के बारे में डिटेल्ड स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हो गया. तो आइए सबसे पहले 1665 ईस्वी के रॉबर्ट हुक के बारे में जानते हैं. तो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल देखा था कॉर्क टिश्यू का, और ये टिश्यू किसके थे? प्लांट्स के थे. और उन्हें किसी सहायता से देखा? तो अपने द्वारा बनाए गए साधारण सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने देखा. तो उन्होंने जो देखा डेड सेल्स जो देखा लुक्ड लाइक द हनीकॉम, मधुमक्खी के छत्ते के समान देखा. अर्थात सेल्स कैसे थे? हेक्सागोनल थे. और इन्होंने केवल चूंकि डेड सेल था तो अंदर में जीवद्रव्य तो खत्म हो गया था, सूख गया था, प्रोटोप्लाज्म वर ड्राइड अप. तो बाहर केवल बाउंड्री देखा और अंदर में खाली जगह देखा. तो अंदर में उन्होंने क्या देखा? एम्प्टी स्पेस देखा, एम्प्टी स्पेस. ठीक है. तो बाहर उन्होंने सेल वॉल देखा और अंदर में एम्प्टी स्पेस देखा. तो यानी कि ही ओनली सॉ सेल वॉल एंड एम्प्टी स्पेसेस इनसाइड. So, Robert Hooke is regarded as the discoverer, इनको डिस्कवरर कहा जाता है ऑफ सेल वॉल. इन्हें कोशिका भित्ति का आविष्कारक कहा जाता है. और दूसरी बात, इन्होंने सेल जो डिराइव किया, ही डिराइव्ड द टर्म सेल फ्रॉम, ये जो सेल टर्म उन्होंने डिराइव किया फ्रॉम लैटिन टर्म सेलुला. इन्होंने सेल शब्द का डेरिवेशन कहां से किया? सेलुला से किया. ठीक है. सेल जो लाया उन्होंने सेलुला से लाया. और सेलुला का मतलब क्या होता है? विच मीन्स एम्प्टी स्पेसेस. इसका मतलब होता है खाली जगह, एम्प्टी स्पेस. लेकिन हम आज जानते हैं कि कोशिका खाली जगह नहीं होती, अंदर में प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य भरा होता है. तो एक तरह से देखा जाए तो सेल जो टर्म है वो मिसनोमर है, लेकिन फिर भी उनके ऑनर में हम लोग आज भी उपयोग करते हैं. सो टर्म सेल इज अ मिसनोमर, यानी गलत नाम है. बट वी यूज इट इवन टुडे, लेकिन आज भी हम लोग इस शब्द का उपयोग करते हैं किनके सम्मान में?
इन ऑनर ऑफ रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के सम्मान में आज भी हम लोग कोशिका शब्द का उपयोग करते हैं, जानते हुए कि कोशिका या सेल का मतलब खाली जगह होता है और कोशिकाएं खाली नहीं होती हैं। और इन्होंने जो कुछ भी देखा, उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन एक बुक में पब्लिश किया। उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। ही पब्लिश्ड माने छपवाना। ही पब्लिश्ड हिज observations in a book named, उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। तो उनके बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया, MICROGRAPHIA। माइक्रोग्राफिया बुक में अपने सारे ऑब्जर्वेशन उन्होंने पब्लिश करवाए। हिस्ट्री में कोशिका के इतिहास में दूसरा टाइमलाइन है 1674 AD। इस समय था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक का। Anton von Leeuwenhoek, he was a डच जो कि नीदरलैंड के निवासी होते हैं। डच का मतलब है ऑफ नेदरलैंड। वह नीदरलैंड का रहने वाला था। डच ट्रेडर, व्यापारी था। ऑफ लेंसेज, यानी ये लेंस का व्यापारी था। इसने क्या किया, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज he designed a somewhat more powerful microscope. So he designed a high power microscope. In 1674, with the help of combination of two lenses, और ये जो इसका स्टेप था कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ओर पहला कदम था। यानी ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो नहीं था, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप जैसा ही था। इसी के से आगे जाकर के कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होती है। लेकिन अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्टार्टिंग पॉइंट कहा जाए तो यही है। और इसने जो पावर बनाया कि 500 से 600 गुना चीज़ों को बड़ा करके दिखाया जाता था, देख सकते थे इसकी सहायता से। तो कौतूहल बस इसने बहुत सारी चीज़ें देख डाली। तो जो इन्होंने डिजाइन किया अपना माइक्रोस्कोप, उसकी सहायता से इन्होंने बहुत सारी लिविंग कोशिकाएं देखी। और लिविंग कोशिकाएं देखने वाला एक प्रथम व्यक्ति है। ही इज रिगार्डेड एज द ऑब्जर्वर ऑफ द फर्स्ट ऑब्जर्वर ऑफ द लिविंग सेल्स। सो with the help of his microscope, he observed many living cells. बहुत सारे जीवित कोशिकाएं इन्होंने देखा। लाइक अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लिना, इन तीनों को उन्होंने देखा था पॉन्ड वाटर में, इन पॉन्ड वाटर, तालाब के पानी को स्लाइड पे रख करके देखा था। इसके बाद उसने देखा ह्यूमन आरबीसी, मानव की लाल रक्त कणिका देखा, कैमेल आरबीसी, ऊंट के लाल रक्त कणिका को देखा।
इसके अलावा ह्यूमन स्पर्म भी देखा था। ये सब कुछ कोशिकाएं थी जिसको उसने देखा था लिविंग। सो ही इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट ऑब्जर्वर ऑफ लिविंग सेल्स। So, Anton von Leeuwenhoek is regarded as the observer of फर्स्ट ऑब्जर्वर या फर्स्ट ऑब्जर्वर ऑफ लिविंग सेल्स। इनसे पहले लिविंग सेल्स को किसी ने नहीं देखा था। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लिविंग सेल को देखा। जीवित कोशिका देखने वाले पहले व्यक्ति एंटोन वॉन लीवेनहॉक। टाइमलाइन में आगे है 1838 में थे एम.जे. श्लेडेन। पूरा नाम है मुथियस जैकब श्लेडेन। ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, यानी जर्मनी के बॉटनिस्ट थे, प्लांट पौधे वगैरह का स्टडी करते थे। ठीक है। और 1839 ईस्वी में टी श्वान ये भी थे। इनका पूरा नाम है थियोडर श्वान। ये जर्मन जूलॉजिस्ट थे, जूलॉजिस्ट यानी प्राणी वैज्ञानिक, जंतुओं के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते थे। तो इस तरह से देखा जाए जेड है, तो इस तरह से देखा जाए 1838 और 39 दो अलग अलग टाइम फ्रेम में इन्होंने पौधों पे अध्ययन किया और इन्होंने जंतुओं पे अध्ययन किया, और स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया अलग अलग। तो स्वतंत्र रूप से अध्ययन करते हुए दोनों ने सेम ही कंक्लूजन डिराइव किया, एक ही निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। एम.जे. श्लेडेन कहते हैं कि प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स और थियोडर श्वान कहते हैं कि एनिमल बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा कि इन्होंने कहा कि पौधों का जो शरीर है कोशिका का बना होता है, श्लेडेन ने, और श्वान ने कहा कि जंतुओं का शरीर भी कोशिका का बना होता है। सो वर्किंग इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से काम करते हुए, इंडिपेंडेंटली बोथ arrived at the same conclusion। एक ही निष्कर्ष पे दोनों पहुंचते हैं। These conclusions are plant body is made up of cells। प्लांट बॉडी कोशिकाओं का बना हुआ है, ये कहा एम.जे. श्लेडेन ने। इसी तरह एनिमल बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स।
ये बात कही टी श्वान ने। अगर इन दोनों के स्टेटमेंट को कंबाइन किया जाए, आपस में जोड़ दिया जाए, तो हम कह सकते हैं प्लांट एंड एनिमल बॉडी आर मेड अप ऑफ सेल्स। और इन दोनों का जो कंबाइंड स्टेटमेंट है, यही सेल थ्योरी का पहला स्टेटमेंट बना, पहला कथन बना। सो वी कैन से दैट, इसलिए हम लोग कह सकते हैं, इन दो कथनों के आधार पे हम कह सकते हैं प्लांट्स एंड एनिमल बॉडीज, एनिमल्स बॉडीज आर मेड अप ऑफ cells and this forms the first statement of सेल थ्योरी। यानी एक कोशिका सिद्धांत का सेल थ्योरी का पहला स्टेटमेंट बना। ठीक है, दिस फॉर्म्स द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सेल थ्योरी। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सेल थ्योरी का जनक यही दोनों रहे, एमजे स्लेडन एंड टी श्वान। 1838-39 में करीब क्या आया, फर्स्ट स्टेटमेंट आ गया सेल थ्योरी का। सो एमजे स्लेडन एंड टी श्वान को सेल थ्योरी का प्रपोजर माना जाता है। सो प्रपोजर ऑफ सेल थ्योरी, इसलिए हम सेल थ्योरी का प्रतिपादक किसको कहेंगे? तो इसमें दो नाम आएगा, एमजे स्लेडन एंड टी श्वान। इन दोनों को कोशिका सिद्धांत का जनक कहा जाता है या प्रपोजर कहा जाता है। दिस स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रपोजर ऑफ सेल थ्योरी इज आर एमजे स्लेडन एंड टी श्वान। यानी इन दोनों के डिस्कवरी ने सेल थ्योरी का पहला स्टेटमेंट दिया, पहला कथन दिया, और पहली बार सेल थ्योरी की बात इन्होंने ही की। इसीलिए इनको कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी का जनक कहा जाता है या सेल थ्योरी का प्रपोजर कहा जाता है। प्रपोजर ऑफ सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक, हिंदी में बात करेंगे तो प्रतिपादक। तो आई थिंक कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियोस में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हिस्ट्री के कुछ और पॉइंट्स देखेंगे। जैसे हम बात करेंगे 1911 का, बात करेंगे 1855 का, इसके बाद 1911 का, फिर हम लोग कोशिका के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो का अगर लेक्चर आप पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।